प्राचीन समय की बात है। भागलपुर गांव में नीलकंठ रहा करता था और साधारण तरीके से जीवन व्यतीत किया करता था। वो कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। इस बार बारिश ना होने की वजह से खेती में कुछ ज्यादा लाभ हो नहीं रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो अंग्रेजों को लगान देने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अरे नीलकंठ भाई, क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? बहुत सोचते हो। इस बार शायद अंग्रेज हम पर तरस खाकर हमें माफ कर दे। तरस खाना उन अंग्रेजों के बस का नहीं है। का घर ही हमसे चलता है। तरस भला वो क्यों खाएंगे? हमें लूट लूट कर तो हमारा कोहिनूर ले गए। भैया, आपको कोहिनूर की पड़ी है? यहाँ लगान की व्यवस्था कीजिए। उतने में नीलकंठ के पास एक अंग्रेज आ गया और उससे कहने लगा, तुम नौटंकी बाजों से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे 2 गुना ज्यादा लगान दे देना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन मालिक, इस बार की फसल आपने हमसे पहले ही ले ली है, उसमें भी आप लगान मांग रहे हैं। तुम्हारी इतनी जबान चल रही है? तुम्हें तो मैं। अंग्रेज ने नीलकंठ को एक जोर से धक्का दिया, जिससे उसकी कमर लचक गई और वो जख्मी हो गया। हे भगवान, तुम्हें जरूर इस बात की सजा मिलेगी। नीलकंठ भैया, आप ठीक तो हैं? चलिए, इनसे जुबान लड़ाना हमारे लिए बहुत हानिकारक है। अब चलिए। रोशनी नीलकंठ को लेकर उसे घर छोड़ने चली गई। तब वहाँ जाकर देखा कि नन्हा सा बच्चा एक सुनहरी माचिस की डिबिया के साथ खेल रहा था, जिसे देखकर दोनों दंग रह गए और उससे पूछने लगे, बेटा, ये सोने की माचिस तुम्हें किसने दी? ये साधारण माचिस तो नहीं लग रही। क्या कहा? सुनहरी माचिस? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? पहले तुम मुझे कुछ खाने को दो, तब जाकर मैं बताऊंगा। आजकल के बच्चे बड़े चंट हो गए हैं। इन्हें अभी से अपने मतलब का सामान चाहिए। बेटा, तुम बताओ तो। मैं तुम्हें ढेर सारी गुजिया और मठरी दूंगा। गुजिया और मठरी? इससे मेरा काम बन जाएगा। आप सबको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस उस पहाड़ों के रास्ते जंगल में जाना है, वहीं आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। नीलकंठ ने उस बच्चे से सोने की माचिस ले ली। ऐसे ही आप मुझसे सौदा करते रहिए, हमेशा फायदे में रहेंगे। अरे जाओ, चलो, कुछ दिनों तक अब मुझे नजर मत आना। नीलकंठ और रोशनी उस जंगल की तरफ बढ़ चले, हाथों में सोने की माचिस लिए। और जैसे ही वो सब जंगल में पहुँचे, उन्हें पूरे जंगल में माचिस नजर आने लगी। यानी जंगल के सारे पेड़ माचिस के बने हुए थे। पूरा जंगल माचिस का था। हाय राम, ये सब क्या है? ये जंगल तो पूरा माचिस का है। उस बच्चे की बात में सच्चाई थी। हमें और अंदर जाकर देखना चाहिए, आखिर माजरा क्या है। जरूर कोई ना कोई संदेश होगा। नीलकंठ और रोशनी उस माचिस के जंगल में खो से गए। इतने में वो सोने की माचिस जोर जोर से चमकने लगी, जिसे देखकर दोनों डर गए। अरे, ये क्या है? ये तो चमकने लगी। इसे फेंक दीजिए, अगर उसमें आग लग गई तो आपका हाथ जल जाएगा। नीलकंठ ने उस सोने की माचिस को डर के फेंक दिया। जैसे ही माचिस को उन्होंने नीचे फेंका, वहाँ दूसरी तरफ से उसी सोने की माचिस का दूसरा टुकड़ा लेकर एक अंग्रेज आया और उनसे कहने लगा, जय हो गंगा मैया की, जय श्री राम। ये अंग्रेज तो भगवान का भक्त लग रहा है। हमें तो ये चिंता करनी चाहिए कि कहीं ये अंग्रेज अपने भाई पट्टीदारों को इस माचिस के जंगल के बारे में बता ना दे। तुम दोनों उसकी चिंता मत करो, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। मुझे ये जंगल आशीर्वाद में मिला है। कैसा आशीर्वाद? हम कुछ समझे नहीं। आखिर ये सोने की माचिस, ये जंगल, इन सब का माजरा क्या है? हाँ, हमें अच्छे से बताओ, वरना हम इस जंगल के बारे में सबको बता देंगे। अरे अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। मैं राम भक्त रॉबर्ट। ये कहानी है 20 साल पहले की। तुम्हारे गांव के राजमणि ने माचिस का आविष्कार किया था। ये हो गई माचिस तैयार। अब हमारे हिंदुस्तान को किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, ना पत्थर घिसने की, ना ही दूसरों के घरों से आग लेने की। इस माचिस की मदद से सभी के घरों में रोशनी आ जाएगी। उस माचिस को लेकर राजमणि अपने दोस्त रॉबर्ट के पास चला गया, लेकिन गांव के गद्दार सुखीराम ने ये सारी बातें पीछे खड़े सुन ली थी। अच्छा, तो ये बात है। इस बेवकूफ ने माचिस बना ली है। इस बात को अंग्रेजी हुकूमत तक मैं पहुंचाऊंगा।
और सुखीराम ने सारी बातें जाकर अंग्रेज अफसर को बता दी। अच्छा, तो ये बात है। उस राजमणि को अभी सबक सिखाऊंगा। उसे रॉबर्ट के पास जाने से रोकना होगा। अंग्रेज अफसर और सुखीराम दोनों ही रॉबर्ट के पास जा पहुंचे और वहां देखा कि रॉबर्ट और राजमणि उस जंगल में उसी आविष्कारी माचिस से आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। उतने में वहां सुखीराम और अंग्रेज अफसर पहुंच गए। तुम्हें मैं गिरफ्तार करता हूँ। अंग्रेजी हुकूमत होते हुए भी तुमने अपने घर में आविष्कार किया, इसकी तुम्हें सजा मिल रही है। रॉबर्ट, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुम्हें भगवान का श्राप लगेगा। इसी वजह से आज भी मैं इस माचिस के जंगल में छुप कर हूँ। लेकिन ये जंगल और उस सोने की माचिस का क्या लेना देना? आधी अधूरी बातें हमें मत बताओ। क्या बात है ये बताओ। कारावास में जाकर राजमणि ने राम भगवान की खूब स्तुति की, जिस वजह से राजमणि की सारी जमीन माचिस की हो गई। इस माचिस से तुम कुछ भी अगर जला दोगे तो वो सोने की हो जाएगी। क्या बकवास है। उस माचिस का आधा हिस्सा मेरे पास है, आधा तुम्हारे पास। इसे जोड़ देते हैं। एक चंट बच्चा आकर मुझसे वो चुरा ले गया। लाओ, इसे जोड़ दो। और जैसे ही उन्होंने उस माचिस के दोनों भागों को जोड़ा, पूरा माचिस का जंगल चमक उठा। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी आ गई। ये क्या? ये जंगल चमक क्यों रहा है? अब क्या होने वाला है? अगर अंग्रेजों की टोली यहाँ आ गई ना, तो हमें बहुत कुछ भुगतना होगा। सब कोई छुप जाओ। रॉबर्ट, रोशनी और नीलकंठ छुपने ही वाले थे कि वहाँ अंग्रेज अफसर और सुखीराम आ गए, जो माचिस के सुनहरे चमकते हुए जंगल को देखकर दंग रह गए। रॉबर्ट, तुम अब तक हो। मुझे तो लगा परलोक सुधार लिए। चलो, अच्छा हुआ तुम मिल गए। उस वक्त मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया, ये सोच के कि तुम अंग्रेज हुकूमत के वफादार हो। मालिक, आप भी क्या खामखा इन बातों पर गौर कर रहे हैं। ये माचिस लीजिए और उनके जंगल को राख में मिला दीजिए। जल्दी कीजिए। अंग्रेज अफसर ने किसी की एक ना सुनी। उस माचिस के सुनहरे जंगल को जला दिया। चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। धुआं धुआं। पूरा माचिस का जंगल जलकर राख हो रहा था और जैसे ही वहां से धुआं हटा, रोशनी, रॉबर्ट और नीलकंठ ने देखा कि सुखीराम और अंग्रेज अफसर माचिस की बड़ी बड़ी तीलियों की जेल में बंद है। दूसरी तरफ हर जगह सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। कई सारे सोने की माचिस वहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? हमें यहाँ से बाहर निकालो। आपके साथ रह रहकर हम भी यही बंद हो गए हैं। ये आपने क्या किया? जैसे ही माचिस के बड़े बड़े तिल्ली को हाथ लगाते, उसमें से चिंगारी निकलने लगती और वो बाहर ना आ पाते। इन्हीं सब चीजों को देखकर रॉबर्ट ने कहा, ये तो होना ही था। सब राम कृपा है। अरे गधो, देख क्या रहे हो? ये सोना और ये माचिस ले लो और सबको बांट दो। अब हमारा गांव अंग्रेजों से आजाद है। चलो। मैं आज इतनी खुश हूँ। ये सब सच हो रहा है। मजा आ गया। अचानक मेरी कमर भी ठीक हो गई। दर्द गायब हो गया। जय श्री राम। उस सोने की माचिस की मदद से पूरे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। गांव में मानो तरक्की का बोलबाला हो गया। सब कुछ ठीक चलने लगा। गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगे। माचिस का आविष्कार हिंदुस्तान ने किया। ये बात पूरी दुनिया में चर्चित हो गई। मैहर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां लोग बाग खेती करके अपना अच्छा जीवन गुजारा करते थे। वो गांव अपने सरसों की खेती के नाम से जाना जाता था। हमेशा वहाँ के लोग राई यानी सरसों की खेती ज्यादा किया करते थे और पूरे साल उसके फसल के मुनाफे से अपना घर अच्छे से चलाते। उसी गांव में सुधीर अपनी पत्नी के साथ रहता था। कहने को तो उसकी बस एक छोटी सी झोपड़ी और उसके सामने एक छोटा सा खेत था, लेकिन उसकी फसल खूब अच्छी और बहुत ज्यादा होती थी। इस बार की फसल भी शानदार दिख रही है। इसे बेचकर हम कम से कम 6 महीने सुखी से रह सकते हैं। हाँ, इस बार इन राई का मैं तेल भी निकालूंगा। उससे भी हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। हम उससे घर भी बनवा लेंगे।
सुधीर अपनी पत्नी के साथ सरसों लेकर राशन की दुकान पर जाता है, जहां पहले से भीड़ देखकर दोनों चौंक जाते हैं। यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या बात है? तुम्हें पता नहीं क्या, गांव में सबके सरसों यानी राई नील गाय खा गई और कुछ के रख रख के सड़ गए। जिसके पास भी अब सरसों होगा उसे बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन हमारे सरसों तो बिल्कुल सुरक्षित हैं, तो क्या हमें पैसे मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, और वो भी ज्यादा मुनाफे के साथ। सुधीर खुश होकर राशन के दुकानदार के पास जाता है। ये लीजिए मेरे खेत के सरसों, ये बिल्कुल अच्छे और साफ हैं। ये तो बहुत सुनहरी राई है। इस राई को मैं लेकर रख लूंगा, लेकिन इसके पैसे बिल्कुल नहीं दूंगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, ये सरसों यहाँ रख कर चले जाओ। तुम्हें पैसे अगले महीने मिल जाएंगे, पूरे 1000 रुपए। पैसे अगले महीने क्यों? ये कैसा न्याय है? एक काम करो, अभी कुछ पैसे ले लो और मेरे दुकान में काम करो। 1 महीने काम करने के बाद अपने काम और सरसों के पैसे दोनों लेकर जाना। ये मुझे मंजूर है, लेकिन तब मैं पूरे पैसे लेकर जाऊंगा। दुकानदार सुधीर से दिन रात मेहनत करवाता है। पूरे दुकान की साफ सफाई, राशन ढोना और उन्हें लोगों के घर पहुंचाना। और सुधीर अपने हक के पैसे के लिए पूरे महीने उस राशन के दुकान पर काम करता है। अपने पूरे पैसे लेकर ही आइएगा, पूरे 1 महीने हो गए हैं। तुमने सही कहा भाग्यवान, उस खूसट दुकान वाले से मैं अपने पैसे लेकर रहूंगा। सुधीर दुकानदार के पास अपने पूरे सरसों और मेहनत के पैसे लेने तो चला गया, लेकिन दुकानदार ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। बड़ा आया पैसे लेने, 2 कौड़ी का मजदूर। सरसों सारे गांव का अच्छा था। मैंने तो बस उनसे झूठ कहा था कि सरसों सड़ गए हैं, ताकि मैं वो ले सकूं। और तो और, कोई नील गाय जैसा कोई जानवर नहीं है। सारे के सारे सरसों को मैं और मेरे आदमियों ने चुराया है। तुम्हें ऐसा छल कपट करके क्या मिलने वाला है? 2 वक्त की कमाई तो तुम अपने दुकान में कर ही लेते हो। गरीबों का पैसा खाकर तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। अब जो है सो है। तुम अगर ये बातें गांव में जाकर बताओगे तो मैं सबसे कह दूंगा कि तुमने मेरे दुकान में चोरी की है। तुम्हें मार भी पड़ेगी और पुलिस थाने भी जाना पड़ेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ऊपर भगवान है, वही दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। सुधीर दुकानदार से अपने मेहनत और सरसों के पैसे बिना लिए ही वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताता है। आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? मैं और भला क्या करता? वहाँ से निकलने के बाद मैंने कई जगह नौकरी भी तलाशी, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। और हमारे पास बस 2 दिन का राशन बचा है। इससे हम कैसे गुजारा करेंगे? ना खेत की फसल बचे और ना राशन। मुझे तुम कुछ खाना बनाकर बांध दो, मैं शहर जाऊंगा, वहाँ कुछ उपाय ढूंढने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए तुम अपने मायके चली जाओ। सुधीर अपने घर से थोड़े से पैसे और खाना लेकर शहर के रास्ते पर निकल पड़ा। शाम हो चुकी थी। पूरा जंगल शांत है। मुझे तो बहुत ही घबराहट हो रही है। सुबह तक शहर पहुंचकर नौकरी भी ढूंढनी है, वरना मुसीबत आन पड़ेगी। जंगल बड़ा ही घना होने के कारण सुधीर थक जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने की सोचता है। ये अच्छी जगह लग रही है। 1-2 घंटा आराम करके मैं यहाँ से फिर से निकल जाऊंगा। सुधीर जैसे ही सोता है, उस पेड़ से एक आत्मा निकलती है और सुधीर के झोले में से सारा खाना खा जाती है। अचानक सुधीर की नींद खुलती है तो वो उस आत्मा को खाना खाते हुए देखकर हैरान हो जाता है। मम्मी, बचाओ! कौन हो तुम? और ये सब क्या कर रहे हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। तुमने तो मुझे मुक्त किया है। मैंने तुम्हें मुक्त किया है? ये क्या कह रहे हो तुम? कई साल पहले भूख के कारण इस पेड़ से लटककर मैंने अपनी जान दे दी थी। आज तुमने मुझे अपना खाना खिलाकर मुझे मुक्त कर दिया और इससे खुश होकर मैं तुम्हारे जीवन की सारी समस्या सुलझा दूंगी। ऐसा क्या करेंगे आप? मैं अपने प्राण नहीं त्यागना चाहता। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तुम बस अपना झोला जांच लो।
सुधीर ने जैसे ही अपना झोला देखा, उसमें बहुत सारे सरसों यानी कि राई के ढेर लगे हुए थे। इसमें तो राई भरी हुई है। इतनी सी राई से तो मेरा कुछ नहीं होगा। ये कोई मामूली राई नहीं है, ये जादुई राई है। इसे तुम जैसे ही जमीन पर गिराओगे, वो राई का पहाड़ बन जाएगा। तुम अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। इतना कहकर वो आत्मा आसमान की तरफ चली जाती है। सुधीर भागा भागा राई का झोला लेकर अपने घर दोबारा पहुंचता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? अपनी पत्नी की बात सुनकर सुधीर गांव के बंजर जमीन पर जाता है और जैसे ही वहां पर राई फेंकता है, वो देखते ही देखते राई का पहाड़ बन जाता है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी सारी राई, वो भी एक के ऊपर एक, और गिर भी नहीं रही। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। बस हमें इस राई के पहाड़ के बारे में किसी से नहीं कहना। लोगों से हमें इसे छुपाना होगा। और ठीक वैसा ही हुआ। राई के पहाड़ से राई बेच बेच कर सुधीर और उसकी पत्नी बहुत धनवान हो गए। उस राई के पैसे से सुधीर गांव के लोगों का दुख मिटाने की कोशिश करता, लेकिन सुधीर की सफलता को देखकर गांव का दुकानदार जलने लगा और सोचने लगा, ये आदमी कुछ ही दिन पहले मेरी दुकान पर रोते हुए कुछ पैसे मांग रहा था, और आज ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो कुछ भी नहीं मालिक। सुधीर की राई दुनिया के हर कोने में जा रही है, और तो और वो गरीबों की सेवा भी बहुत करता है। तो हमें इसका पीछा करना होगा और देखना होगा कि आखिर माजरा क्या है। दुकानदार और उसका आदमी सुधीर और उसके घर पर नजर रखने लगा। एक दिन दोनों ने सुधीर को उस बंजर जमीन पर जाते हुए देखा। मालिक, ये देखिए, सुधीर उस बंजर जगह पर जा रहा है जहाँ कोई नहीं जाता। हमें भी चुपके चुपके जाना होगा, जरूर वहाँ कुछ तो है। दुकानदार और उसका आदमी दोनों वहाँ जाते हैं और वहाँ पर राई का पहाड़ देखकर दोनों चौंक जाते हैं। तो ये रहा वो खजाना। इस राई के पहाड़ से तुमने इतनी तरक्की की है। तुम यहाँ पर तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम जैसे ठग आदमी का यहाँ पर होना शर्म की बात है। दुकानदार सुधीर की बात को ना सुनकर राई के पहाड़ से राई यानी सरसों निकालने की कोशिश करता है। जितना वो राई लेने की कोशिश करता, उतनी ही वो फिसल कर गिर जाती। ये मेरे हाथ क्यों नहीं आ रही? तुम जैसे लालची और कपटी लोगों पर उस पवित्र आत्मा के आशीर्वाद का असर बिल्कुल भी नहीं होगा। सुधीर के इतना कहते ही राई के पहाड़ से ढेर सारे राई दुकानदार और उसके आदमी के ऊपर गिर जाते हैं और राई के नीचे दबने की वजह से दोनों का दम घुटने लगता है। बचाओ मुझे, अब हमें यहाँ से निकालो। मैं आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। कृपा करके बचाओ, मुझे भी बचाओ। दुकानदार और आदमी को तकलीफ में देखकर सुधीर उन्हें उस राई के ढेर से निकालता है। मैंने तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाई लाई, मैंने तुम्हें जीवन में इतना कष्ट दिया, अभी तुमने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दो। दुकानदार को उसकी सीख मिल गई और सुधीर ने उन्हें माफ कर दिया। उसके बाद सुधीर खुशी खुशी अपने परिवार और मैहर गांव वालों के साथ रहने लगा। जितेश एक गरीब लड़का है। उसके मम्मी पापा किसान हैं और खेती करके अपना घर चलाते हैं। जितेश पढ़ाई में अपने स्कूल का सबसे होशियार छात्र है। सभी टीचर अक्सर बच्चों को जितेश का उदाहरण देते हैं। देखो, तुम लोगों को साल भर पढ़ाया, फिर भी ये हाल है। और एक जितेश है जिसको एक बार पढ़ाने में ही सारी बात समझ में आ जाती है। देखना, एक दिन ये बच्चा हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा। जिस तरह कुछ अध्यापक जितेश को पसंद करते थे, उसी तरह एक मैडम जितेश से नफरत करती थी। वो अक्सर छोटी छोटी गलतियां ढूंढती थी ताकि जितेश को डांट सुना सके। बच्चों, सभी ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? क्या कोई ऐसा है जिसने होमवर्क नहीं किया है? मैडम कक्षा में घूमने लगती हैं। तभी उनकी नजर जितेश पर पड़ती है, जो कि क्लास में सबसे पीछे बैठा हुआ है। जितेश की स्कूल ड्रेस पुरानी है और थोड़ी फटी हुई भी। मैडम जितेश को खड़ा करती हैं। ए लड़के, ये तुम्हारी ड्रेस को क्या हुआ?
मिस, मेरी ड्रेस फट गई है। अच्छा, मुझे लगा चूहों ने कुतर दिया है इसे। मैडम की बात सुनकर सभी बच्चे जितेश का मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसने लगते हैं। इस तरह बच्चों को खुद पर हंसता देख जितेश को बुरा लगता है, पर वो कुछ भी कह नहीं पाता और अपनी नजरें झुकाते हुए चुपचाप खड़ा रहता है। इस तरह चुपचाप भूत जैसे क्यों खड़े हो? जितेश कुछ भी नहीं कहता। जब स्कूल यूनिफॉर्म बनाने की तुम्हारी औकात नहीं है तो इतने बड़े स्कूल में एडमिशन क्यों लेते हो? जाओ, जाकर किसी सरकारी स्कूल में पढ़ो, गरीब कहीं के। मैडम की इस बात पर सभी बच्चे फिर से हंसी का ठहाका लगाते हैं और जितेश का मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बार बार अपनी बेइज्जती होता देख जितेश की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो रोने लगता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते हैं और वो टपक कर उसकी नोटबुक पर गिरने लगते हैं, जिससे नोटबुक पर पेन से लिखी हुई स्याही इधर उधर फैल जाती है और सारा होमवर्क खराब हो जाता है। तभी मैडम उसे आगे बुलाती हैं। तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? हाँ मिस, मैंने होमवर्क कंप्लीट किया है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, अपनी नोटबुक लेकर आओ। जितेश टेबल पर नोटबुक खोलकर रख देता है। जैसे ही मैडम की नजर नोटबुक पर पड़ती है, वो जोर से चिल्लाती हैं। ये क्या घटिया मजाक है? ये तो पूरे नोटबुक पर स्याही फैली हुई है। जितेश देखता है कि उसका होमवर्क उसके टपके हुए आंसुओं की वजह से पूरा खराब हो गया है। मिस, मैंने होमवर्क किया था, पर पानी गिरने की वजह से ये खराब हो गई। मैडम उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे डांटने लगती हैं। एक तो झूठ बोलते हो, ऊपर से जुबान चलाते हो। निकल जाओ मेरी क्लास से बाहर। तुम जैसे गरीब लोगों के लिए ये स्कूल बना ही नहीं है। और हाँ, तुम्हारे जूते कहाँ हैं? कल से बिना जूतों के स्कूल मत आना। इस तरह सभी बच्चों के सामने डांट कर क्लास से बाहर निकाल देती हैं। इस तरह अक्सर कोई ना कोई बहाना बनाकर मैडम जितेश को क्लास से बाहर किया करती हैं। कुछ देर क्लास से बाहर रहने के बाद बेल बजती है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है और जाते हुए रास्ते में पड़ने वाली नदी में गंदे किए हुए कागज फेंकते हैं। आज फिर नदी को गंदा कर दिया। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। जितेश नदी में पड़ा हुआ कचरा उठाता है और उसे जमा करके कूड़ेदान में फेंकता है। जितेश को ऐसा करते देख जल देवता मुस्कुराते हैं। जितेश घर आता है और बहुत परेशान है। मेरे पास जूते नहीं हैं। अगर कल जूते पहन के नहीं गया तो टीचर मुझे स्कूल में नहीं आने देगी। क्या करूं? भगवान जी, मेरी मदद कीजिए। जितेश बहुत सोचता है और उसके दिमाग में एक विचार आता है। वो सामने पड़ा हुआ एक सफेद कागज उठाता है और उससे एक जूता बनाता है। जितेश उस जूते को अपने पाँव में पहनता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अब कल से मैं भी जूते पहनकर स्कूल जाऊंगा। अब जितेश के पास एक जोड़ी जूते तैयार हैं। चलो, अब इन जूतों को काले कलर से पेंट करेंगे और ये हो गए मेरी यूनिफॉर्म के शूज तैयार। जितेश दोनों जूतों को काला पेंट करता है, जिससे जूते बिल्कुल यूनिफॉर्म के रंग के हो जाते हैं। अगले दिन जितेश अपने इन कागज के जूतों को पहनकर स्कूल जाता है। जैसे ही उस पर मैडम की नजर पड़ती है, वो उसे आवाज देती हैं। ए लड़के, तुम? हाँ हाँ, तुम ही को बोल रही हूँ, इधर आओ। मैडम देखती हैं कि जितेश ने आज जूते पहने हुए हैं। अच्छा किया जो जूते पहन के आए हो, वरना आज तुम्हें स्कूल में भी घुसने नहीं देती। चलो अपनी क्लास में जाओ। जितेश चुपचाप अपनी क्लास में चला जाता है। जितेश ने आज भी होमवर्क किया है। मैडम सभी का होमवर्क चेक करती हैं। सब लोग अपना होमवर्क दिखाने के लिए लेकर आओ। जितेश, अपनी नोटबुक लेकर आओ। ये क्या, आज पहली बार तो जूते पहन के आए हो, और वो भी इतने गंदे जूते। साफ करो इन्हें। मैडम मेज पर रखा पानी का गिलास उठाती हैं और जितेश के जूतों पर फेंक देती हैं। जूतों पर पानी गिरने से उनका कलर निकल जाता है और जगह जगह से कागज गीला होकर फट जाता है। अच्छा,
तो ये शैतानी की है तुमने, तो तुमने मुझे बेवकूफ समझा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है मैम। जब तुम्हारी एक जोड़ी जूते खरीदने की औकात नहीं है तो इस स्कूल में दाखिला क्यों लिया? तुम जैसे गरीब लोगों के लिए ये स्कूल बना ही नहीं है। अगर अब असली यूनिफॉर्म के जूते लाओगे तभी स्कूल आना, नहीं तो अपनी शक्ल मत दिखाना। जितेश चुपचाप अपना स्कूल बैग उठाकर घर की तरफ जाने लगता है। उसका चेहरा उदास है। वो नदी किनारे बैठ जाता है। आज नदी में बहुत गंदगी है, पर जितेश उसमें से कचरा नहीं उठाता। ये देखकर जल देवता प्रकट होते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो? मेरे पास शूज नहीं है, जिस वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया है। बस इतनी सी बात? तुम हमेशा मेरी सफाई करते हो, तुम्हारी इतनी मदद तो मैं भी कर सकता हूँ। जल देवता अपने जादू से जितेश के लिए एक जोड़ी जूते तैयार करते हैं। पर ये तो सफेद कलर के जूते हैं, मुझे काले जूते चाहिए। जल देवता फिर से जादू से जूतों को काला कर देते हैं। ये लो, अब तो ठीक है ना? जितेश काले जूते देखकर बहुत खुश हो जाता है और इन जूतों को लेकर घर चला जाता है। जब जितेश इन काले जूतों को पहनकर स्कूल आता है तो मैडम उसे गेट पर रोक देती हैं। आज फिर से तो कागज के जूते पहनकर नहीं आ गए ना? नहीं मिस, ये तो यूनिफॉर्म शूज है। मैडम मन में सोचती हैं, लगता है ये मुझे बेवकूफ समझ रहा है। आज प्रार्थना सभा में सबके सामने इसकी बेइज्जती करूंगी। सभी बच्चे इकट्ठा होते हैं। मैडम जितेश को आगे बुलाती हैं। ये देखो, ये हमारे क्लास का होशियार छात्र है जो कागज के जूते पहनकर और उन्हें कलर करके स्कूल आता है। इतना कहकर मैडम जितेश के जूतों पर पानी फेंकती है। देखना, इसके जूते कैसे काले से सफेद हो जाते हैं। पर जितेश के जूतों का कलर नहीं उतरता। तब मैडम फिर से जितेश के जूतों पर पानी फेंकती है, पर वो जूते ना फटते हैं, ना ही उनका कलर उतरता है। उल्टा जल देवता के जादू से मैडम के चेहरे का रंग काला पड़ जाता है। मैडम को जब ये बात पता चलती है कि उनका चेहरा काला पड़ गया है, तो वो स्कूल छोड़कर भाग जाती हैं और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आती। अब जितेश अपने इन जादुई जूतों को पहनकर स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है।